हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखेंगे, जो कि रेलवे टेक्नीशियन, एसएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को निम्न में से किस क्रम में निष्पादित करता है। ऑप्शन है एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। यानी कंप्यूटर जो है किसी भी प्रोग्राम को इसी सीरीज में वह जो है निष्पादित करता है। सबसे पहले फेच, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा किसी निर्देश को यानी इंस्ट्रक्शंस को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसे ही हम मशीन साइकिल कहते हैं। इस मशीन साइकिल के चार भागों में बांटा गया है, मतलब यह जो मशीन साइकिल है वह चार भागों में बांटा है। आइए हम जानते हैं कौन कौन से चार भाग हैं। पहला है फेज। इसमें होता है मेमोरी से आवश्यक निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त किया जाता है। अगला है डिकोड। इसमें जो प्राप्त निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कंप्यूटर द्वारा समझने वाले कमांड्स में बदला जाता है। अगला है एग्जीक्यूट। इसमें क्या होता है, इसमें इन कमांड्स को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टोर। इसमें जो एग्जीक्यूशन के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है इसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन है मैक्सवेल, मार्टिन कूपर, एस ए फोर्ड्स, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आइए अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। ये क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब यह एक विशाल सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन का संग्रह है, जहां पर हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा होता है, जिससे कि हम वेब पेज कहते हैं। ओके, आइए अब हम अन्य कुछ प्रमुख आविष्कार देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। पहला है माउस। माउस का आविष्कार डगलस सी इंजलबर्ट ने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क यानी डीसीडी का जो आविष्कार है जेम्स रसेल ने किया था। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट या वर्क स्टेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप बोला जाता है। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप क्या है। क्योंकि आईसी चिप इसका विकास जो है 1958 में जैक किर्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। यह जो चिप होता है यह एक अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन एसआई जिसका प्रतीक चिन्ह है और जर्मेनियम जिसका प्रतीक चिन्ह जीई, इनसे मिलकर बना होता है। यानी जो सिलिकॉन, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है डेटा को, नंबर को, इनपुट को या प्रोसेसर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेटा को। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं। कंप्यूटर दिए गए अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही जो डेटा होता है इसको प्रोसेस करता है, देन उसे फिर सूचना में यानी इंफॉर्मेशंस में बदलता है। इस प्रकार जो डेटा होता है वह अव्यवस्थित तथ्य यानी एक रॉ फैक्ट्स होता है यानी रॉ डेटा, जबकि जो सूचना यानी इंफॉर्मेशन होता है वह व्यवस्थित डेटा यानी मीनिंगफुल डेटा होता है। अगला, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, बार्क या सीडेक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीडेक ने किया है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। भारत में परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है इनका निर्माण सीडेक ने किया था। सीडेक जो कि पुणे में स्थित है। सीडेक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यह पुणे में स्थित है। ओके, अब सीडेक, सीडेक के द्वारा विकसित जो पहला कंप्यूटर था, पहला जो सुपर कंप्यूटर है सीडेक ने बनाया था वो था परम 8000। ये कब, वर्ष 1991 में से बनाया गया था। अगला, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ये फ्लो सॉल्वर है। इसका विकास नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इसके द्वारा यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब ये बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा 1980 में इसका विकास किया गया था। यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो फ्लो सॉल्वर है। इसका विकास नाल बेंगलुरु में स्थित है।
इसके द्वारा किया गया था वर्ष 1980 में। नाल का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट और नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट और नियंत्रित करने का कार्य करता है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू क्या है? क्योंकि यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होता है। सीपीयू, जिसे कि कंप्यूटर का हृदय यानी मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब सीपीयू का कार्य क्या है? यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है, निर्देशित यानी सुपरवाइज करता है और समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करता है। यानी इसका सीपीयू का कार्य है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करने का कार्य करता है। अन्य डिटेल्स हम देखते हैं। सीपीयू को हार्डवेयर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे कि एएलयू कहा जाता है, तीसरा है मेमोरी यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू है, यह डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। इसका जो मुख्य उपयोग है अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं में होता है। अब मेमोरी यूनिट, यह डेटा और निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, यानी डेटा और निर्देशों को संग्रह करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यह दो भागों में विभाजित होता है, यानी जो मेमोरी यूनिट है 2 भागों में विभाजित होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, बायोस यानी BIOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आइए अब हम बायोस के बारे में जानते हैं। बायोस, जिसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। ओके। और बायोस जो है यह कंप्यूटर में रोम मेमोरी चिप में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है? रोम मेमोरी चिप में स्टोर होती है। आइए अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं। जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एटीएम, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। रोम, इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएनएस यानी इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। ये कुछ अन्य फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं। अगला, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड या हर्ट्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी एमआईपीएस में मापा जाता है। एमआईपीएस का पूरा नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों अनुदेशों को, यानी जो लाखों अनुदेश है इनको संपादित कर सकता है। अतः प्रोसेसर की जो स्पीड है यानी गति को मापने के लिए एमआईपीएस का उपयोग किया जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को एमआईपीएस में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आइए अब हम कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे है बिट, यह क्या होता है? यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। निबल, निबल जो होता है यह 4 बीट का समूह होता है, यानी एक निबल बराबर 4 बीट होता है। अब बाइट, यह 8 बीट का समूह होता है। डेटा को बाइट में ही मापा जाता है। आइए अब अन्य डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की माप के बारे में अब हम जानते हैं। यानी 4 बिट्स बराबर एक निबल होता है और 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट्स के बराबर होती है। और 10-24 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट यानी केबी होता है। और 10-24 किलो बाइट यानी 1 मेगा बाइट यानी एमबी होता है, 1 एमबी। और 10-24 मेगा बाइट बराबर 1 गीगा बाइट यानी 1 जीबी होता है। और 10-24 गीगा बाइट यानी 10-24 जीबी बराबर 1 टीबी यानी 1 टेरा बाइट होता है। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यूनिकोड, सिक्योरिटी कोड, बार कोड। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे बार कोड कहा जाता है। यानी बार कोड जो है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो लाइनें बनी होती है, छोटी बड़ी लाइनें, इनका जो समूह होता है उसको ही बार कोड कहा जाता है। और ठीक है, आइए हम डिटेल्स जानते हैं बार कोड के बारे में। बार कोड यह अलग अलग चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली लाइनें होती है। इन लाइनों को पढ़ने के लिए ही बार कोड रीडर यानी बीसीआर का प्रयोग किया जाता है।
इन लाइनों में जो निहित सूचना यानी इंफॉर्मेशन होती है, इनको बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है, और बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर हम किसी भी उस उत्पाद के बारे में और उस वस्तु के प्रकार, उस उत्पाद या उस वस्तु के, ठीक है, प्रकार के बारे में हम पता लगा सकते हैं बार कोड रीडर की सहायता से। अब बार कोड रीडर जो है यह पढ़ने के लिए किसका, लेजर बीम का प्रयोग करता है। ओके, बीसीआर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, यानी जो बीसीआर होता है अपना बार कोड रीडर, ठीक है, बार कोड को पढ़ने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वह एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। और हमें यदि अन्य कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस होती है। और मॉनिटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कि किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फंक्शन, एरो, स्पेस बार या कंट्रोल। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, कंट्रोल की, यानी जो कंट्रोल की का यूज जो होता है यह एक कॉम्बिनेशन की के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम डिटेल्स जानते हैं। कंट्रोल की, अर्ट की यानी कंट्रोल यानी जिसको शॉर्ट में CTRL बोलते हैं, अल्टरनेट यानी इसको अर्ट बोलते हैं, और शिफ्ट की, इन तीनों बटन को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उपयोग होता है किसी अन्य बटन के साथ मिलकर ही किया जाता है, यानी किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर ही इनका उपयोग किया जाता है। इनका कभी भी उपयोग अकेले नहीं किया जाता, हमेशा इनका उपयोग किसी अन्य दूसरे बटन के साथ मिलाकर इनका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल, अल्ट और जो शिफ्ट है इनको मॉडिफायर बटन भी कहा जाता है। इन बटन का प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कैश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल एक ऐसी नॉन वोलेटाइल एक ऐसी मेमोरी है जो भी, या ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के बाद भी उसमें डेटा सुरक्षित रहता है। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं, क्योंकि स्थायी मेमोरी के बारे में। स्थायी मेमोरी क्या है, स्थायी मेमोरी जिसको कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ओके, यह वह मेमोरी यूनिट है इसमें विद्युत सप्लाई, यानी जब हम पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो इसके बाद भी हमारा जो डेटा है वह सुरक्षित रहता है, यानी डेटा समाप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए रोम हमारा क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो डेटा है यह स्टोर, पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा हमारा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अस्थायी मेमोरी जिसको कि वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, यह वह मेमोरी यूनिट है इसमें विद्युत सप्लाई यानी जो पावर सप्लाई बंद होने पर जो इसमें जो स्टोर डेटा होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रैम, यानी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो होता है यह हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें यानी अस्थायी मेमोरी है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, वह पावर सप्लाई होने के बाद समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, CD रोम का पूरा नाम है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्क्यूलर सर्क्यूलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये इसका सही आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये जो है सही आंसर। अब हम इसके डिटेल्स जानते हैं CD रोम के बारे में। CD पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह एक द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, यह प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है और डिस्क पर लिखने और पढ़ने के लिए इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आइए हम अन्य कुछ प्रमुख फुल फॉर्म देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे है प्रो, पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, इस इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है वह कहलाती है। ऑप्शन है हार्डवेयर, प्रोसेसर, कंपाइलर या प्रोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। यानी प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन की ऐसी श्रृंखला या अनुदेशों का ऐसा समूह होता है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ठीक है, यह अनुदेशों या निर्देशों का ऐसा समूह यानी ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर, आइए हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नियम एवं क्रियाओं का ऐसा समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार किया गया अनुदेश का जो समूह होता है उसको ही
प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न, डीबीएमएस में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन है टपल, फील्ड, डेटाबेस या मेटा डेटा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, मेटा डेटा। यानी मेटा डेटा के द्वारा डीबीएमएस में डेटा की सामग्री को और उसकी स्थिति को परिभाषित किया जाता है, मेटा डेटा। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं। मेटा डेटा क्या है? किसी अन्य डेटा की स्थिति यानी लोकेशन और विषय यानी कंटेंट की सूचना देने वाला जो डेटा है वही मेटा डेटा कहलाता है। इसे डेटा का डेटा यानी डेटा ऑफ डेटा भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है इंटरनेट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ में किया जाता है। एसईओ पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, यानी जो मेटा डेटा का उपयोग जो होता है प्रयोग इंटरनेट पर एसईओ में किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम डिटेल्स आते हैं। प्रकाश तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक्स, जिसे ऑप्टिक फाइबर कहते हैं, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला कांच या फिर प्लास्टिक का बना होता है जो कि लंबी दूरी एवं उच्च गति से प्रकाशीय जो संकेत होते हैं सिग्नल्स को संचरण करता है। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है ये लंबी दूरी एवं उच्च गति बहुत काफी लंबी दूरी तक और बहुत ही तेज गति से जो प्रकाशीय सिग्नल्स होते हैं यानी जो ठीक है इनका संचरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है? ऑप्शन है मॉडेम, वीडीयू, यूनिक्स या सीपीयू। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, मॉडेम। यानी जो मॉडेम है ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। आइए हम मॉडेम के बारे में डिटेल से जानते हैं। मॉडेम, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम यह जो है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो डिजिटल डेटा है इसको एनालॉग डेटा में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके साथ ही जो मॉडेम है यह टेलीफोन लाइन पर प्राप्त जो एनालॉग डेटा है इसको किसमें डिजिटल डेटा में बदलता है और यह जो प्रक्रिया होती है डिमॉड्यूलेशन कहलाती है। यानी जो मॉडेम है ये दो काम करता है, एक मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदला जाता है, ठीक है, जबकि जो डिमॉड्यूलेशन होता है इसमें एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या अंतिम पेज। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, इसको होम पेज बोला जाता है। यानी हम कोई भी वेबसाइट, जब हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट सर्च मारते हैं तो हमें जो सबसे पहला पेज ओपन होता है जो दिखाई देता है उसको होम पेज बोला जाता है। आइए हम डिटेल्स आते हैं होम पेज के बारे में। होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला या जो मुख्य पृष्ठ होता है वो होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले उसका होम पेज ही कंप्यूटर पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल या एमएसएन क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर फ्रॉड, शनि ग्रह के छल्ले, इंटरनेट साइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, इंटरनेट के साइट है ये। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। याहू, गूगल और एमएसएन यह एक इंटरनेट की साइट्स हैं जो कि सर्च इंजन का काम करती है। कैसा? सर्च इंजन का, ठीक है। याहू, गूगल, एमएसएन ये एक सर्च इंजन का काम करती है। आइए अब हम कुछ अन्य सर्च इंजन के नाम जानते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे डक डक को, ये एक अपना सर्च इंजन है। ask.com ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। अर्थविस्ता ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। ऑरकुट ये भी एक सर्च इंजन है। लाइकॉस ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। खोज यह एक भारतीय सर्च इंजन है। साइबर 411 यानी साइबर 411 ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी व्यूअर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, ईमेल स्पैमिंग। इसको ईमेल स्पैमिंग बोला जाता है। यानी ईमेल स्पैमिंग क्या है? एक निश्चित पते पर किसी व्यूअर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना, वही ईमेल स्पैमिंग होता है। आइए अब हम ईमेल स्पैमिंग के बारे में जानते हैं। क्योंकि ईमेल स्पैमिंग जिसे कि अनचाहा या अवांछित या जंक ईमेल या स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। यानी जो स्पैम ईमेल होता है इसको अनचाहा, अवांछित या जंक ईमेल या स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। इसमें यह कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर थोक में भेजा जाने वाला एक अनचाहा संदेश होता है। यानी जो बिना हमारी मर्जी के हमारे पास हमारे ईमेल में आता है। आमतौर पर स्पैम जो होता है यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भेजा जाता है। यानी जो कमर्शियल यूज के लिए मेनली इसका भेजा जाता है। कमर्शियल बेस्ड टारगेट होता है। इंटरनेट की सेवा जो
ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या कहलाती? ऑप्शन है इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट टेलीफोनी या रिमोट लॉगिन। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम इंटरनेट की सहायता से ऑडियो और वीडियो जो है वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से दो या दो से अधिक या अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में लाइव जो है बात कर सकते हैं, यानी दृश्य यानी वीडियो या ऑडियो कम्युनिकेट स्थापित यानी संवाद कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे संवाद करते हैं जैसे कि मानो वो पास में ही बैठे हों। इसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। इसमें हम कंप्यूटर, वेब कैमरा, माइक, स्पीकर, इंटरनेट आदि सभी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। कंप्यूटर सब्जेक्ट की हमारी अगली प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।